कि पाकिस्तानी जो है ये बॉम्ब फॉर कैश, ये स्टोरी चल रही है, बॉम्ब फॉर कैश। तो हम आपको कैश देंगे, जो कि एफटीएफ से निकाल दिया और आईएमओ दे दिया, ये कैश हो गया। आप हमें इसलाह जो है वो सप्लाई करें। पाकिस्तान के आर्मरी से जो उनके यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं उसको अमेरिका ने जा करके यूक्रेन में सप्लाई किया। वो पाकिस्तान से निकला और यूक्रेन में चला गया और वहां के जंग में वो इस्तेमाल हुआ। और वहां से ये भी रिपोर्ट आई कि ये सब थर्ड ग्रेड असला है जो छूटे ही नहीं, और वो सिर्फ पटाखे थे। मतलब इस तरह की बातें आ रही थी कि इनका कोई मतलब ये कि डैमेजिंग कोई इफेक्ट हुआ नहीं। वो वहां के जो लोग उसको सवाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का इतना डोमिनेशन है, इतना डोमिनेशन है, और आर्मी के ऊपर इतना डोमिनेशन है कि आर्मी जो चाहे अमेरिका कहे वो आर्मी करने के लिए तैयार है। तो वो मतलब अगर झुकने के लिए कहे तो झुक जाएगी, लेटने के लिए कहे तो लेट जाएगी। बिल्कुल। कि ये डेमोक्रेसी और इमरान खान और ये नवाज शरीफ, ये सब जो हैं ये मोहरे हैं जो लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए। असल जो पावर सेंटर है वो आर्मी है। कि अभी जो चाइनीज एम्बेसडर है वो हर जगह जा करके पूरे नेपाल में वो एंटी इंडिया कुछ अपनी भाषण दे रहे हैं कि आप इंडिया पर रिलाई नहीं करो, इंडिया जो है वो रिलायबल नहीं है, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, जिसको सारे मीडिया में रिपोर्टिंग है। और वो अपने चाइना को कह रहे हैं कि चाइना ही आपका खास दोस्त है, चाइना ही जो है वो आपको मदद कर सकता है, और आपकी इकोनॉमिक जो हालात है उसको चाइना ही सुधार कर सकता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम बहुत ही अहम है। पूरे हफ्ते भर की भारत के नजदीक जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, उन पर खास नजर रखी जाती है, और इसमें अब तक आप लोगों का जो फीडबैक आया है वो बहुत ही अच्छा है और इसे मुसलसल लोग पसंद कर रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आजकल वो अपने वतन बिहार में शेखपुरा जिले में माने गांव में है। वो बीच बीच में अपने घरेलू कुछ जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें वहां जाना होता है, लेकिन वो हमें वक्त देते हैं मुसलसल। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बहुत सी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कई इंटरनेशनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके वो मेंबर हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को वो लीड भी करते हैं। जैसे वो प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया, और फाउंडर मॉडरेटर है साउथ एशिया कॉन्टैक्ट ग्रुप। और उसके अलावा आप मेंबर हैं ईस्ट वेस्ट सेंटर हवाई चेन्नई के, और एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर चेन्नई, और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप जुड़े हुए हैं। साउथ एशिया में खासतौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट वगैरह से उनके राब्ते बने रहते हैं, और बहुत सी ऐसी खबरें वो हमें पहुंचा देते हैं जो आमतौर पर मीडिया पर नहीं मिलती, मीडिया में नहीं मिलती। आज दो बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये कि भारत और चीन के सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों में एक टकराव हुआ था G20 से पहले नई दिल्ली के एक होटल में। वो खबर बाद में आई है सामने, लेकिन बहुत ही अहम खबर है, और इससे आप लोगों को अंदाज होगा कि डिप्लोमेटिक जो इस किस्म के टकराव होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, उसके क्या मानी है। ये बहुत ही अहम खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई जिसमें इमरान खान को हटाने के साथ साथ और भी कुछ ऐसी बातें हुई जिसका ताल्लुक सीधा यूक्रेन जंग से है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से कुछ हथियार यूक्रेन में पहुंचे हैं और वो अमेरिका के जरिए पहुंचे हैं। ये भी खबर बहुत अहम है। इसके अलावा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वो भारत का दौरा कर चुके हैं। उनके एक्शन से कई बार यह शक होता है कि वो भारत के नजदीक हैं या चीन के नजदीक हैं। उसको हम समझेंगे कि इस विजिट के क्या मानी है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं।
आप ये बताइए कि ये खबर, सनसनीखेज खबर क्या है जो भारत और चीन के बीच में एक अजीब सा टकराव। अब से पहले लोगों ने लद्दाख में जो टकराव हुआ फौजों के बीच में, वो तो रिपोर्टें बहुत देखी, सरकार ने हाँ और ना के बीच के जवाब दिए, लेकिन ये क्या कुछ हुआ, ये बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, और मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ये खबर बहुत ही सनसनीखेज है, और ये खबर ऐसी है कि किसी भी मीडिया आउटलेट में इंडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है, और ये कहाँ से निकली है, कैसे पहुंची है, लेकिन ये खबर जो है लोगों को मतलब अपने दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर देती है। अब मैं ये खबर का आपसे से खुलासा करूंगा और उसके बारे में तफसील से बयान करूंगा। ये खबर एक्चुअली G20 से ही रिलेटेड है, जो कि 9 और 10 की समिट थी दिल्ली में, जो हो चुकी है, आप जानते ही हैं, इसी महीने। और ये खबर 7 और 8 की है। 7 तारीख को चाइनीज डेलीगेशन जो है वो चाइना से आता है, और दिल्ली में आकर के उनका एडवांस पार्टी जो है वो 7 को ताज पैलेस जो होटल है उसमें आकर के रुकता है। वही उनको जगह दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और वहां वो जो डेलीगेशन है वो बहुत सारे डिप्लोमेटिक बैगेज लेके आया, और वो बैगेज जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बिग साइज के थे, ऑलमोस्ट ट्रंक के साइज के थे। और आपको तो मालूम है कि जेनेवा कन्वेंशन के अंडर में डिप्लोमेटिक बैगेज की कोई चेकिंग नहीं होती है, उसकी कोई स्कैनिंग नहीं होती है, उसकी कोई चेक नहीं होता है कि उसके अंदर रखा क्या चीज है। लेकिन ये कहा जाता है कि उसके अंदर सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आप लेके जाते हैं, और वहां आपको यूज के लिए, मतलब आपको वो इस तरह के कन्वेंशन में या जो इस तरह की सबमिट होती है वहां आपको यूज करने के लिए तो वो लेके जाते हैं। और वो बैगेज जो है वो जहां से भी एयरपोर्ट से बिना किसी चेक के वो होटल में आ गया। होटल में आने के बाद वो बैगेज जो है उनके कमरों में चला गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कमरे में जब जाने के बाद जो होटल में जब उन लोगों ने, जो चाइनीज लोगों ने जो बैग खोला उसके अंदर, तो उस होटल का कोई स्टाफ जो वेटर होगा या सर्विस बॉय होगा वो अंदर गया, और वहां से उसने देखा कि इसमें कुछ अजीब तरह की चीजें हैं जो उस बैग से निकल रही हैं, जो कि वेपन तो नहीं है लेकिन वो गैजेट्स हैं। वो गैजेट नुमा कुछ चीजें थी जिसको उस ऑफिस बॉय ने, वो होटल के बॉय ने या उसके वेटर ने उसको देखा। उसने होटल में जाकर करके अपने जो है वहां रिपोर्ट किया, और उसके बाद उसने जो है वो होटल वालों ने कंप्लेन किया सिक्योरिटी स्टाफ को। सिक्योरिटी स्टाफ आ गए वहां पे, उन्होंने चाइनीज को कहा कि आप दिखाइए क्या चीजें आप बैग में रखे हुए। चाइनीज ने उसको रेजिस्ट किया कि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने, इंडियन जो सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है उसको स्कैन करेंगे, आपके बैग को खोलेंगे नहीं, बल्कि आपके बैग को ले जाएंगे आपके साथ और उसको स्कैन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या रखा हुआ। चाइनीज ने इनकार कर दिया। ये 12 घंटे तक ये स्टैंड ऑफ चला रहा। चाइनीज जो डेलीगेट थे वो अपने कमरे में थे, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके कमरे के बाहर तैनात। उसके बाद उनके अंदर ही जो है एक कंसेंसस बनी चाइनीज साइड में। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये बैग को बिना आपके स्कैन किए हम अपनी एम्बेसी में, चाइनीज एम्बेसी में ले जाके रख देंगे, और ये हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद यही एक स्टैंड ऑफ जो खत्म हुआ, इसी वजह से खत्म हुआ कि चाइना ने वो जितने भी बैग थे उनके, उस बैग को उन्होंने वहां से अपनी एम्बेसी में ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडियन साइड को कि हमें सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसके ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं हो सके। उसको इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने सारे डेलीगेशंस को दिए हैं जो फैसिलिटी, वो आपको भी यूज करनी पड़ेगी। वो चाहते थे कि हमें सेपरेट लाइन जो है वो मिले ताकि वो चाइना से डायरेक्ट कंट्रोल करे और उसके ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं हो सके। तो अब इसके बाद जो है, जो जानकार हैं उन लोगों का कहना ये है कि उन बैग में जो है चाइना अपने जैमर लेके आए, और वो जैमर इसलिए था कि अगर इंडिया ने कोई बगिंग की हो या कोई उनके ऊपर सर्वेलेंस की हो, तो वो जो भी बात कर रहे हैं वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तक ना पहुंच सके। तो ये कयास आ रही है कि उसके अंदर जैमर था, और वो चाहते थे, वो जानते थे कि वो जो भी बात करेंगे वो इंडियन उसको रिकॉर्ड कर लेगी या उसको किसी न किसी तरह से सुन लेगी। तो यही झगड़ा था उसमें, और ये 12 दिन का स्टैंड ऑफ था, 12 घंटे का स्टैंड ऑफ था। और उसके बाद जब वो फ्राइडे के दिन जो है, एक दिन पहले, जब उनके प्रीमियर जो है, मतलब चाइना के जी जिनपिंग तो आए नहीं थे,
तो उन्होंने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। तो ये बहुत ही अहम खबर है। अब ये खबर कहाँ से निकल के आई, किसने रिपोर्ट किया, क्या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीडिया को जाके बताया, या मीडिया तो वहां थी नहीं। तो ये एक सवालिया निशान है कि ये, और इंडिया उसको डिनाई भी करती है, चाइना भी डिनाई करती है कि भाई ऐसी कुछ बातें हो ही नहीं है, लेकिन फिर भी खबर आ गई नजर। आपके पास किस सोर्स से खबर आई है, कैसे आप तक? नहीं, मेरे पास जो है एक वीडियो है जिसपे वो बाकायदा जो है वो ग्रेविटिस न्यूज है, उसी के अंदर जो है ये खबर जो है वो रिले हो रही है। अब तो ये ओपन सोर्स है जी, कि जी, जी, बिल्कुल। मैं कोई मतलब कोई चीज छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कि जब ये इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज चल रही है, नेशनल लेवल पे नहीं चल रही है, ये बिल्कुल नेशनल लेवल पे ब्लैकआउट कर दिया। अब जो जिनको जिनको इंटरेस्ट है इस स्टोरी में, इंडिया और चाइना के स्टोरी में, तो वो उसको नोटिस करेंगे, जिन्हें उसे मतलब नहीं है तो वो, तो ये बहुत ही अहम खबर है। बहुत अहम खबर है, खास तौर पर जब एक समिट हो रही थी, G20 समिट, और उसमें दोस्ताना माहौल बरकरार रखना एक बहुत ही अहम पहलू होता है। मेजबान और मेहमान का रिश्ता होता है, उस बीच में एजेंसियों के बीच में किसी बात पर टकराव होना, ये एक बहुत ही बड़ा वाकया था। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक तो ये जो डिप्लोमेटिक बैग्स होते हैं वो चेक नहीं होते, जो आपने बताया। एक बात और है, एम्बेसी जो किसी भी मुल्क की होती है वो उस मुल्क का एक तरह से हिस्सा होती है टेक्निकली। यानी अगर किसी एम्बेसी में पनाह ले ले तो वो ऐसा ही है जैसे उस मुल्क में पनाह ले ली, और वहां लोकल पुलिस अंदर नहीं जा सकती। ये एक सैंक्टिटी होती है, इम्यूनिटी होती है डिप्लोमेटिक मिशन की। अच्छा, अब दूसरी खबर की तरफ मैं जाना चाहता हूं। ये यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की कहानी कहां से आई? मुझे याद है कि जब यूक्रेन जंग शुरू हुई थी रूस की तरफ से, तब इमरान खान इत्तेफाक से वहां थे और उन पर बहुत से इल्जामात लगे थे। अब बाद में दूसरी तरफ की कहानी में पाकिस्तान जुड़ गया, यानी इमरान खान की सियासत में और मौजूदा सरकार की सियासत में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। क्या कुछ है ये? जी, ये खबर जो है, मैं सोर्स बता दूं, ये इंटरसेप्टर की खबर है, उनके वेबसाइट पे ये खबर लगी हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो बात, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वॉशिंगटन में, उनका नाम है कोई खान है, मसूद खान। तो उनकी एक अंडर सेक्रेटरी जो अमेरिका की है, डेविड लू, उसके साथ बात हुई थी। तो उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसका सिर्फ एक पहलू जो है वो पहले सामने आया था कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था, अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह कि पाकिस्तानी आर्मी से, कि आप इमरान खान को सीन से हटा दीजिए, तब हम सारे आपके गुनाह को माफ कर देंगे। और वही हुआ, वो तो सारी कहानी आप जानते हैं, इमरान खान को हटा दिया। अभी जो साइफर केस है वो उसी का केस है कि इमरान खान ने डिप्लोमेटिक एक ब्रीच किया और उसको दिखाया। लेकिन अब इसके आगे इंटरसेप्टर ने एक पार्ट 2 रिलीज किया, जो कि उस टाइम रिलीज नहीं हुआ था। ये पार्ट 2 में ये है कि अमेरिका का और पाकिस्तानी आर्मी की एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसमें अमेरिका ने कहा था कि आपको फाइनेंशियल एक्शन और ट्रेड के लिस्ट से, जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, पहले ब्लैक लिस्ट में था फिर ग्रे लिस्ट में था, वो FATF, उससे हम आपको बाहर कर देंगे। तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में था, फिर कुछ टाइम के बाद जो है पाकिस्तान बाहर चला गया। तो अमेरिका ने कहा कि इस लिस्ट से जो है वो बहुत जमाने तक उसी में फंसा हुआ था। इंडिया में भी वो स्टोरी चलती रहती थी। वो एक्चुअली ये था कि आप जो है, आपको प्रॉपर ग्लोबल ट्रेड करने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि आप टेररिस्ट स्टेट हैं और आपके यहाँ टेररिज्म का काम चल रहा है। तो अमेरिका ने इस हवाले से कहा कि हम आपको FATF लिस्ट से निकाल देंगे, जो कि उसने निकाल दिया। दूसरी बात उन्होंने कही थी अंडर सेक्रेटरी ने, कि आपके IMF के लोन भी हम सैंक्शन कर देंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। उसकी एवज में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो है, ये बॉम्ब फॉर कैश, ये स्टोरी चल रही है, बॉम्ब्स फॉर कैश। तो हम आपको कैश देंगे, जो कि FTF से निकाल दिया और IMF दे दिया, ये कैश हो गया। आप हमें इसलाह जो है वो सप्लाई करें। अब ज्यादातर इसमें एम्यूनेशन है, ग्रेनेड्स हैं और कुछ मिसाइल भी हैं। वो इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान के आर्मरी से, जो उनके यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं,
उसको अमेरिका ने जा करके यूक्रेन में सप्लाई किया थ्रू अपने मीन्स से। पाकिस्तान ने सप्लाई नहीं किया, वो पाकिस्तान से निकला और यूक्रेन में चला गया और वहां के जंग में वो इस्तेमाल हुआ। और वहां से ये भी रिपोर्ट आई कि ये सब थर्ड ग्रेड असला है जो छूटे ही नहीं, और वो सिर्फ पटाखे थे। मतलब इस तरह की बातें आ रही थी कि इनका कोई मतलब ये कि डैमेजिंग कोई इफेक्ट हुआ नहीं। वो वहां के जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं। और ये स्टोरी जो है बहुत ही मतलब सनसनीखेज स्टोरी है कि अमेरिका का इतना प्रभाव है पाकिस्तान के ऊपर कि वो आर्मी को यहां तक इस हालत तक वो ट्विस्ट कर सकती है कि उनके असला जो उनके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बन रहे हैं वो अमेरिकन असला नहीं है, या कहीं दूसरे जगह से नहीं आए, उनकी भी तो मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो सारे के सारे हथियार जो हैं वो पाकिस्तान से निकल करके जा रहे हैं यूक्रेन में, और वो रशिया के अगेंस्ट में यूज हो रहे हैं। तो अब इस खबर का जो कंक्लूजन है ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की जो जो इस्टेब्लिशमेंट है अभी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, या आर्मी में तो नहीं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा ये बेबुनियाद खबर है और इस खबर में कोई सत्य नहीं है। यूक्रेन की तरफ से भी इसकी डिनायल आई है। इंटरसेप्टर वाले जो हैं वो अपनी साइट पे लगाए हुए हैं स्टोरी, उन्होंने उस स्टोरी को विड्रॉ नहीं किया है। इंटरसेप्टर तो काफी रेप्यूटेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है वेबसाइट। मैं दूसरी बात मुझे इसलिए अजीब सा लगा कि पाकिस्तान ने घटिया हथियार देकर के यानी जो अच्छे से वहां काम भी नहीं कर सके उन हथियारों को देकर के अपना काम निकाल लिया। हमारे एक दोस्त है लंदन में जो पाकिस्तानी है, वो एक साहब बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। ये एक मजाक के तौर पर कही हुई बात है, लेकिन शायद कभी कभी उसे शायद हकीकत के नजदीक है कि कोई अगर शरीफ हो और सच्चा हो और अच्छा हो तो शक करो कि वो पाकिस्तानी है। तो ये एक पाकिस्तान की तरफ से ऐसे जंग में जब हथियार कोई घटिया दिया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा धोखा समझा जाता है। पाकिस्तान ने अपना पैसा तो ले लिया लेकिन घटिया हथियार स्क्रैप वाले जो थे वो निकाल दिए। क्या ऐसा ही है क्या? मतलब देखिए इस स्टोरी की जो मतलब एंगल है वो एक एंगल तो आप बता रहे हैं। हाँ। मेरी तरफ से जो एंगल है एज ए पत्रकार कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का इतना डोमिनेशन है और आर्मी के ऊपर इतना डोमिनेशन है कि आर्मी जो चाहे अमेरिका कहे वो आर्मी करने के लिए तैयार है। तो वो मतलब अगर झुकने के लिए कहे तो झुक जाएगी, लेटने के लिए कहे तो लेट जाएगी। तो यही तो बात हुई यहाँ पे। मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी और इमरान खान और ये नवाज शरीफ ये सब जो है ये मोहरे हैं जो लोगों के आंख में धूल झूल झोंकने के लिए है। असल जो पावर सेंटर है वो आर्मी है, और वो मैंने पूरे पहले ही कह दिया था आपको। और वैसे अल्लाह अमेरिका और आर्मी ये बिल्कुल वही केस है। अल्लाह तो सबका है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान का आका जो है वो अमेरिका है, और पाकिस्तानियों का आका जो है वो आर्मी है। आर्मी का आका जो है वो अमेरिका है। और जो लोग हैं वो, अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अयूब खान की एक किताब है जिसको आप भी जानते होंगे, आका नहीं दोस्त। उस किताब का नाम है आका नहीं दोस्त। अच्छा। तो वो इसी बात की नुमाइंदगी कर रहा है कि आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पाकिस्तान की आका नहीं है बल्कि पाकिस्तान की दोस्त है। ये किताब बिल्कुल बहुत मशहूर किताब है, सारी दुनिया को मालूम है, और हम लोग एज ए स्टूडेंट इसको जनरल नॉलेज में पढ़ते थे। तो यही मैं कह रहा हूँ। और ये अभी बिल्कुल खुल के आ गई इस स्टोरी के साथ कि पाकिस्तान को जो है उस पाकिस्तानी आर्मी का जो आका है वो अमेरिका है, और पाकिस्तानियों का आका जो है उसका आर्मी है। एक चीज और भी बहुत ही क्लियर हो गई कि जो बात इमरान खान बार बार कहते थे कि अमेरिका के सामने हम नहीं झुकेंगे और अमेरिका हम पे दबाव डालता रहा, ये सारी बातें वो बोल रहे थे। और अब वहां की हुकूमत, जिसको इमरान खान ने इंपोर्टेड सरकार कहा था, अब वो इंपोर्टेड सरकार उनके लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार है। वो एक तरह से उनका अलायंस कहिए, झुकाव कहिए या मजबूरी कहिए, वो एक तरह से साबित भी हो रही है। अच्छा, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड, जो आपने पिछले दिनों एक बार उसमें प्रोग्राम में हमारे यहाँ बताया था जब वो भारत आए थे, और आपने ये भी बताया था कि वो
दिल्ली उनके लिए बहुत ही बिल्कुल सेकंड होम की तरह से रही है। वो यहाँ रहे भी हैं बुरे वक्त में, जब उनको एक तरह से आउटलॉ किया हुआ था। तो अब वो चाइना जा रहे हैं। क्या कुछ है, क्या भारत और चीन के बीच में कोई बैलेंसिंग एक्ट वो कोई करके कोई अपने मुल्क का कुछ काम चलाना चाह रहे हैं? क्या चीज है? नहीं, देखिए, प्रचंड तो मॉइस्ट है, वो तो उनके ऊपर लेबल लगी हुई है। वो कम्युनिस्ट है, वो भी उनके ऊपर लेबल लगी हुई है। वो कोई हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है, वो ये भी बिल्कुल वाजह है। अब उनका ये है कि उन्होंने 2008 में जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो वो हिंदुस्तान की जगह पे वो गए थे चाइना, जिसमें इंडिया बहुत खफा हो गई थी कि आप चाइना कैसे जाओगे। दूसरी बात जो है, वो दूसरी बार जब वो 2016 या 17 में बने थे प्रधानमंत्री, तो वो इंडिया आए थे। अब ये जो है 2022 में 25 दिसंबर को ये बने थे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इनका दौरा हुआ इंडिया का, अभी 1 डेढ़ माह 2 माह पहले। और उसी वक्त जो है मैंने आपसे कहा था कि अब इसके बाद ये चाइना जाएंगे। तो अभी ये 2 महीने ये होमवर्क कर रहे थे अपने नेपाल में बैठ के कि वहां चाइना में जाके हम क्या क्या करेंगे। अब इनकी इटिनरी ये है कि अभी जो है आज के डेट में वो प्रचंड साहब जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली अटेंड करने न्यूयॉर्क गए हुए हैं, और 2 दिन का उनका सेशन है वहां। और वहां से फिर वो न्यूयॉर्क से डायरेक्ट फ्लाइट चाइना कर रहे हैं, जो कि बीजिंग में नहीं कर रहे हैं, वो ना ही शंघाई में कर रहे हैं, वो किसी और जगह पर कर रहे हैं, डिफिकल्ट नाम है। वहां से आने के बाद वो फिर बीजिंग में आएंगे, और उनकी मीटिंग जो है वो लीपिंग साहब से भी है। और उसके बाद जो है ये चौथे दिन या तीसरे दिन ये चले जाएंगे तिब्बत, और तिब्बत से जो है वो फिर काठमांडू आएंगे। अब इतने 4 दिन के अंदर इनके क्या क्या संधियां होंगी, ट्रेड पे होगी, एनर्जी पे होगी, और क्या क्या बातें होंगी, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। जब वो पूरी संधि हो जाएगी तो वहां से फिर काठमांडू से ही कोई स्टेटमेंट आएगा कि ये चीजों पे संधि हो गई है। तो मैं तो उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो इनका खास जो मतलब इस पूरे को नोटिस लेने के लिए बात यह है कि चाइना जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब टनल बना रहा है, या रोडवे बना रहा है, या कनेक्टिविटी बना रहा है, जो कि तिब्बत से होता हुआ वो मतलब नेपाल में आएगा। तो शायद मुझे ये लगता है कि चाइना इनको दिखाने के लिए ले जाएगा फॉरवर्ड पोजीशन पे कि यहां तक हमने ये काम कर लिया और ये इतना काम बाकी बचा हुआ। इसीलिए उसके इंस्पेक्शन के लिए वो तिब्बत गए, और क्योंकि तिब्बत से जो है लगा हुआ है नेपाल, तो इनका तिब्बत का जो विजिट है, और तिब्बत तो चाइना मेनलैंड से बहुत दूर है, मतलब वो एक अलग ही जगह है, और नेपाल जो है वो चाइना से मतलब तिब्बत से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इनके जो एजेंडा है, इसके बाद इनके क्या सक्सेस होगा, क्या फेलियर होगा, क्या क्या ये लेके गए थे, क्या क्या अच्छा 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 अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, भारत के और नेपाल के रिश्ते अब कैसे हैं? कुछ साल पहले एक टकराव हुआ था वहां के नए कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में, जिसमें मधेसी जो भारत के ओरिजिन के लोग हैं उनके इंटरेस्ट का कुछ मसला बना हुआ था। अब भारत और नेपाल के अपने ताल्लुकात जो हैं वो कहां पर खड़े हैं? अभी दोस्ती वाले ताल्लुक कहे जा सकते हैं, या किसी तरह का तनाव है, या एक दूसरे को कंफर्टेबल जैसे रिलेशनशिप के साथ दोनों साथ चल रहे हैं? कैसा है? जी, वो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो 2015 की बात है। अभी हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो 2023 में का बात कर रहे हैं। जी जी। तो उस टाइम से अभी के टाइम में वो काफी हद तक बदलाव आ गया है, और काफी मतलब माहौल जो है वो खुशगवार हो गया है। प्रचंड साहब ने पहला विजिट, इंटरनेशनल विजिट भारत किया है, जिससे वो कितना इंपॉर्टेंस उसको रखते हैं। और इस बीच में ये हुआ है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस भी बहुत हद तक बढ़ चुका है, वो केपी शर्मा ओली के टाइम से, और बहुत ही ज्यादा एंटी मतलब इंडियन चीजें हो रही थी। तो उसको पैचअप करने के लिए हमारे प्रचंड साहब आए थे भारत। अब इसके बाद जो फिजिकली ग्राउंड पे जो रिलेशन है वो ये है कि इंडिया ने बहुत सारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लगाई हुई है, और ये कनेक्टिविटी रोड की है, रेलवे की है। अब इंडिया जो है वो रक्सौल से काठमांडू रेलवे बना रही है, जो कि आपको सीधा काठमांडू आप रेल से जा सकते हैं भारत से। और भी उन्होंने कई पॉइंट पे जो है उन्होंने मतलब अपनी कनेक्टिविटी बना दी है। अब इसमें एक चीज और आ गई है बात, जो अभी बिल्कुल ताजा है, ये हो गई कि कनेक्टिविटी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब जो नेपाल है वो अपनी कस्टम ड्यूटी लगाना चाह रही है इंडियन गुड्स को अंदर जाने के लिए, अपने गुड्स को सेव करने के लिए। अब पहले क्या होता था कि जो लोग बॉर्डर में होते थे वो
अपना सामान अपने बॉर्डर के अंदर नहीं खरीदते थे, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर चले जाते थे और वहां से सब सामान लेकर के अपनी दुकानों में रख लेते थे और लोकल लोगों को बेचते थे। अब नेपाल ने क्या किया है कि उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दी है, और उनका जो है ये कि 100 रुपए से ज्यादा की चीज अगर आप लेके आएंगे भारत से, तो उस पर आपको ड्यूटी लग जाएगी। तो अब तो कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन अब ये गुड्स जो जाएंगे जो जाएंगे, इनका क्या होगा? तो अब ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे ही रिजॉल्व होगा बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट्स जो है कि भाई क्या क्या टैरिफ लगाएंगे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो ये चीजें जो हैं वो नेपाल के एंटी इंडिया स्टैंड को वाजे करती हैं कि वो नेपाल नहीं चाहती है कि उनका इंडिया का गुड्स जो है उनके मार्केट में फ्लड करे, लेकिन यह है कि उसके पास उसका दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये तो एक रेजिस्टेंस है इंडियन गुड्स को नेपाल के अंदर जाने के लिए, जो कि कस्टम है। दूसरी जो बात और भी वाजे है कि अब नेपाल के अंदर 100 रुपए से ज्यादा इंडियन करेंसी को आप यूज नहीं कर सकते। आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो आपको बनवाने पड़ेंगे, मतलब नेपाली करेंसी में, और तब आप नेपाली करेंसी में ट्रेड करते हैं। जब मैं नेपाल 3-4 बार जा चुका हूं, तो हम तो जैसे यहाँ खर्च करते हैं वैसे वहां खर्च करते हैं, हमें नेपाल की करेंसी की कोई जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन अब नेपाल वाले जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस चीज की कि आप 100 रुपए तो बुझा सकते हैं, 100 रुपए का कोई चीज ले सकते हैं आप नेपाल में इंडियन से, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की कोई चीज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले जैसे और इंटरनेशनल जगहों पे होता है कि अपनी करेंसी को कन्वर्ट करें। तो ये सब डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और खबर है, वो भी सुन लीजिए कि अभी जो चाइनीज एम्बेसडर है वो हर जगह जगह जा करके पूरे नेपाल में वो एंटी इंडिया कुछ अपनी भाषण दे रहे हैं कि आप इंडिया पर रिलाई नहीं करो, इंडिया जो है वो रिलायबल नहीं है, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, जिसके सारे मीडिया में रिपोर्टिंग है। और वो अपने चाइना को कह रहे हैं कि चाइना ही आपका खास दोस्त है, चाइना ही जो है वो आपको मदद कर सकता है, और आपकी इकोनॉमिक जो 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 हालात है उसको चाइना ही सुधार कर सकता है। तो अब मुझे यही लगता है कि अब ये जो चाइना गए हैं हमारे परचानंद साहब, तो ये तो उनका एक डिप्लोमेटिक मिशन है, बैलेंसिंग एक्ट है। आपने सही कहा कि वो इंडिया के भी दोस्त हैं, चाइना के भी दोस्त हैं, और एक कंट्री है जो दोनों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री के ना उसके दुश्मन है ना उसके दुश्मन है, तो यही मैं रीड आउट कर सकता हूँ। और वैसे भी हर ऐसे मुल्क के लिए जो जिसका समंदर का किनारा ना हो, जो घिरा हुआ हो दूसरे मुल्कों से, उसकी ये जरूरत और मजबूरी दोनों होती है कि वो अपने सभी पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक बना करके रखे। जिन मुल्कों के पास समंदरी किनारा होता है, दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट लिंक होता है, वो शायद अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर आजाद रख सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल उनकी अपनी जरूरत हो सकती है कि वो चीन और भारत दोनों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने आज बड़ी खबर जो दी वो भारत और चीन की सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच का जो टकराव है वो। जी, आप कुछ खास बात कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वही जो आप अभी कह रहे हैं उसी कड़ी में एक और पुरानी कड़ी है, मुझे आपसे बात करते करते याद आई कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आए थे मनमोहन सरकार के साथ मतलब न्यूक्लियर डील करने के लिए, उसमें खबर निकल के आई थी कि वो जब उतरे थे जहाज से तो किसी ने उनको देखा नहीं, जो मतलब और जो रिसीव करने के लिए जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री उस टाइम मनमोहन सिंह थे और उनकी पूरी जो मतलब डिप्लोमेटिक कोर होती है, तो वहां पे एक गाड़ी आके रुकी और उसके पीछे पीछे 3-4-5 गाड़ियां थी, और उस गाड़ी से जो है एक नकली जॉर्ज बुश निकला था। अच्छा। जो कि डमी था। अच्छा। और वो इसलिए डमी था कि बहुत बहुत हद तक ये था कि ये टेररिज्म के अटैक पे आ जाएगा, और हमारे जो मंत्री और जो प्रधानमंत्री थे वो उसी की तरफ बड़े हाथ फैलाने के लिए। तो फिर जो 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 असली जॉर्ज बुश थे वो किसी दूसरी गाड़ी से निकले बाहर। तो ये खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग जो है वो बग्गी वाली जो खबर है 26 जनवरी को, तो अब ज्यादातर जो लोग हैं वो बग्गी से नहीं आते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए। जो बग्गी से पहले पुराने जमाने में 26 जनवरी के वो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बग्गी से चल के आते थे, तो बहुत सारे स्टेट जो है उसमें खासकर अमेरिका के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अपनी गाड़ी से आते हैं जो बुलेट प्रूफ होती है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल। और ये डुप्लीकेट लीडर्स बनाने के तरीके बहुत से मुल्कों के लीडर्स ने अपनाए हैं, और मुझे वो सद्दाम हुसैन के डुप्लीकेट्स का भी वाकया याद आ रहा है
कि इराक वॉर जब मैं कवर कर रहा था तो वहां के लोकल मीडिया में अक्सर ये खबर छपती थी कि सद्दाम हुसैन का एक डुप्लीकेट करबला में होता था, तो उसने बताया अपना वाकया कि मैं किस तरह से सद्दाम हुसैन बना। तो इस तरह के जो बहुत से ऐसे हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं जो बिल्कुल अपने शबी, बिल्कुल लुक अलाइक जिसे कहा जा सकता है, सेम दिखने वाले लोग बना करके रखते हैं ताकि सिक्योरिटी के तौर पर उनको, कई बार तो सद्दाम हुसैन के वाकयात में तो इस हद तक भी मालूम हुआ कि कई बार सद्दाम हुसैन अपने डुप्लीकेट को कैबिनेट मीटिंग में भी भेज देता था। उनको मिनिस्टर्स को भी पता नहीं चलता था कि हम असली से बात कर रहे हैं या नकली से बात कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी के अजीब अजीब खेल होते हैं और पत्रकारिता में बहुत से ऐसे वाकयात सामने आते हैं जो जनता को बताने चाहिए ताकि उनका भी जहन खुले कि आखिर ये सब क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। अगले हफ्ते मुझे उम्मीद है कि आप चेन्नई पहुंचने वाले हैं, वहां से आपसे बात होगी और आप जहां भी पहुंचते हैं वहां हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।